हेलो और इस खास विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सच में दिमाग हिला देने वाला है। ये विश्लेषण महेश भट्ट के उन दो बिल्कुल अलग चेहरों के इर्द गिर्द घूमता है जिन्हें एक हालिया सोर्स मटेरियल में बहुत ही बेबाकी से पेश किया गया है। सोचिए, एक तरफ सिनेमा की दुनिया के वो शानदार मास्टरपीस जिन्हें सब सराहते हैं, और ठीक दूसरी तरफ कुछ बेहद गंभीर और काले आरोप। तो चलिए बिना किसी देरी के इन दावों को गहराई से समझते हैं। फटाफट देखते हैं कि आज के हमारे इस सफर का रास्ता कैसा रहेगा। सबसे पहले बॉलीवुड के विवादित डायरेक्टर के तौर पर उनकी छवि पर बात होगी। फिर उनके शुरुआती करियर और सफलता को देखेंगे। इसके बाद पूजा भट्ट और विवाद, दखलंदाजी के आरोप और सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़े दावों पर आएंगे। अंत में उनकी एक जटिल विरासत को समझेंगे। ये सोर्स मटेरियल दशकों की ब्लॉकबस्टर हिट्स और बेहद निजी विवादों के बीच झूलता है, तो ये सब काफी दिलचस्प होने वाला है। शुरुआत करते हैं अपने पहले सेक्शन से, बॉलीवुड का विवादित डायरेक्टर। सोर्स ने जिस तरह से इन चीजों को पेश किया है वो एकदम चरम विरोधाभासों की, यानी दो एकदम उल्टी दुनियाओं की तस्वीर बनाता है। ओके, चलिए इसे ऐसे समझते हैं। प्रोफेशनल जीत और व्यक्तिगत विवादों के बीच का जो भारी अंतर है वो एकदम साफ है। एक तरफ ये बात कोई नहीं नकार सकता कि वो एक लेजेंडरी हिट मेकर हैं, सुपरहिट फिल्में, आइकॉनिक संगीत और नए सुपरस्टार्स को लॉन्च करना। लेकिन रुकिए, दूसरी तरफ क्या है? सोर्स मटेरियल ने उन पर इंडस्ट्री के सबसे बड़े मैनिपुलेटर होने और टॉक्सिक कंट्रोल के बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। ये सीधा सीधा एक ही इंसान के दो बिल्कुल अलग पहलुओं का भारी टकराव है। आगे बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन पर, शुरुआती करियर और सफलता। इन आरोपों की गहराई को समझने के लिए पहले ये देखना होगा कि उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में इतना रुतबा और इतनी अपार ताकत आखिर हासिल कैसे की। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिएगा। 1948 में जन्मे एक स्ट्रगलिंग असिस्टेंट डायरेक्टर ने कैसे खुद को एक पावरहाउस फिल्ममेकर में बदल दिया, ये सफर कमाल का है। 1974 में मंजिलें और भी हैं से शुरुआत हुई जो बुरी तरह फ्लॉप रही, लेकिन फिर 1982 में अर्थ ने सब कुछ बदल कर रख दिया। 1984 में उन्होंने सिर्फ 29 साल के अनुपम खेर को सारांश में एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में लॉन्च किया। सच में ये एक मास्टर स्ट्रोक था। और फिर 1990 में आई आशिकी, जिसने बॉलीवुड म्यूजिक और कहानी कहने के तरीके को पूरी तरह से फिर से परिभाषित कर दिया। सफलता का यह सिलसिला यही नहीं रुका। दिल है कि मानता नहीं, सड़क, मर्डर, कलयुग और गैंगस्टर जैसी शानदार फिल्मों की लाइन लग गई। लेकिन सफलता के इस सुनहरे सफर का एक दूसरा पहलू भी है। सोर्स खास तौर पर इस बात पर जोर देता है कि उनकी प्रोफेशनल सफलता के साथ साथ उनकी निजी जिंदगी में काफी उथल-पुथल मची हुई थी। जैसे कि अपनी पहली पत्नी किरण को छोड़कर एक्ट्रेस परवीन बाबी के साथ उनके रिश्ते की शुरुआत। यह उनकी निजी और प्रोफेशनल लाइफ के बीच की उलझन की बस एक पहली झलक थी। और यही बात हमें तीसरे सेक्शन पर लाती है, जो इस सोर्स का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है, पूजा भट्ट और विवाद। यहां से पूरा नैरेटिव उनके और उनकी बेटी पूजा के बीच के बेहद जटिल रिश्ते की ओर मुड़ जाता है। साल था 1989। महेश भट्ट ने अपनी 16 साल की बेटी पूजा को डैडी फिल्म से लॉन्च किया, जिसमें कुछ काफी बोल्ड सीन थे। अब देखिए, सोर्स यहां एक बहुत ही संवेदनशील दावा करता है। उनका कहना है कि महेश ने पूजा को सिर्फ एक पिता के प्यार के कारण लॉन्च नहीं किया था, बल्कि इसके पीछे एक गहरी इनसिक्योरिटी थी। दावा यह है कि वो पूजा को अपनी सीधी निगरानी और कंट्रोल में रखना चाहते थे, ताकि कोई और उनके करीब ना आ सके। अब जो बात सामने आने वाली है वो सच में झकझोर देने वाली है। एक स्टारडस्ट मैगजीन के लिए कराए गए एक विवादास्पद लिप लॉक फोटोशूट के बाद महेश भट्ट का ये कुख्यात कोट सामने आया था। सोर्स के मुताबिक उनका जवाब था, अगर वो मेरी बेटी नहीं होती तो मैं उससे शादी कर लेता। इस बयान ने उस समय पब्लिक में भारी गुस्सा और तहलका मचा दिया था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सोर्स बताता है कि इतनी भारी आलोचनाओं के बावजूद भट्ट परिवार की तरफ से कोई माफी नहीं मांगी गई। वे पूरी तरह से अनअपोलोजेटिक रहे। ये सब हमें सीधे चौथे सेक्शन की ओर ले जाता है, दखलंदाजी के आरोप। सोर्स मटेरियल का ये एक बहुत ही कोर थीम है, जहां दावा किया गया है कि भट्ट को अपनी बेटी के रोमांटिक रिश्तों को तोड़ने या बर्बाद करने की आदत थी। इस पूरी बात को समझने के लिए इंडस्ट्री कंट्रोल शब्द पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसका मतलब है अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं के खिलाफ जाने वाले एक्टर्स के करियर को मैनिपुलेट करने, बैन करने या पूरी तरह बर्बाद करने के लिए अपनी डायरेक्टोरियल पावर और संपर्कों का इस्तेमाल करना। सोर्स के अनुसार इंडस्ट्री के बाकी लोगों के साथ भट्ट के व्यवहार से जुड़े सबसे काले दावों के पीछे यही कंट्रोल सबसे बड़ी वजह थी। अब जरा इन एग्जाम्पल्स पर गौर कीजिएगा। ये टेबल बहुत कुछ कह रही है।
राहुल रॉय, जो पूजा के साथ सीरियस रिलेशन में थे और उनसे शादी करना चाहते थे। सोर्स का आरोप है कि भट्ट ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके उनका करियर पूरी तरह तबाह कर दिया। और मिथुन चक्रवर्ती, चूंकि मिथुन पहले से ही बड़े स्टार थे, तो दावा है कि भट्ट ने मिथुन की पत्नी को इस अफेयर की भनक दे दी, जिससे उनकी शादीशुदा जिंदगी में जानबूझकर दरार पैदा की गई ताकि पूजा का रिश्ता टूट जाए। सोर्स आगे कहता है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि एक सेट पैटर्न था। रणवीर शौरी और मनीष मखीजा के साथ भी यही पैटर्न दोहराया गया, जिसका नतीजा ये है कि पूजा आज तक सिंगल हैं। इसके साथ ही एक और बेहद गंभीर दावा किया गया है कि इस लगातार होने वाली दखलंदाजी के कारण ही पूजा महज 16 साल की उम्र से ही गंभीर शराब की लत का शिकार हो गई थीं। तो अब यहाँ एक बहुत ही बड़ा और अहम सवाल उठता है, 90 के दशक के ये सारे पुराने विवाद बॉलीवुड की आधुनिक त्रासदियों से आखिर कैसे जुड़ते हैं? और यही सवाल हमें इतिहास के पन्नों से निकालकर इस सोर्स के सबसे विस्फोटक समकालीन आरोप तक पहुंचाता है। हमारा 5वां सेक्शन है सुशांत सिंह राजपूत केस। सोर्स मटेरियल यहाँ बेहद संवेदनशील दावे करता है। ये एक ऐसा विषय है जिसने पूरे देश को रुला दिया था, और इस सोर्स में उस दुखद घटना को सीधा महेश भट्ट के इसी इंडस्ट्री कंट्रोल वाले पैटर्न से जोड़ा गया है। यहाँ एकदम निष्पक्ष होकर सिर्फ उन दावों को देखना है जो सोर्स ने किए हैं। घटनाओं के इस कथित क्रम पर ध्यान दीजिए। पहला स्टेप, आरोप है कि रिया चक्रवर्ती एक ही समय में सुशांत और महेश भट्ट दोनों के साथ रिश्ते में थीं। दूसरा स्टेप, महेश भट्ट को लगा कि सुशांत उनके और रिया के बीच में आ रहे हैं। और तीसरा स्टेप, इसी वजह से भट्ट ने कथित तौर पर अपनी पावर का इस्तेमाल करके सुशांत को कई प्रोडक्शन हाउसेस से बैन करवा दिया। सोर्स का सीधा सीधा दावा है कि इसी करियर की बर्बादी ने सुशांत को गहरे डिप्रेशन में धकेल दिया। हम यहाँ कोई फैसला नहीं सुना रहे हैं, बस उस नैरेटिव को रिपोर्ट कर रहे हैं जो इस मटेरियल में पेश किया गया है। इन सब भारी दावों के बाद अब हम अपने आखिर सेक्शन पर आते हैं, एक जटिल विरासत। इस पूरे विश्लेषण के दौरान जो दो बिल्कुल अलग कहानियां साथ साथ चली आ रही हैं, उन्हें समेटने का वक्त आ गया है। ये स्लाइड उस गहरे विरोधाभास का एकदम सटीक सार है। एक तरफ वो सिनेमाई मास्टरपीस बनाने वाले एक ऐसे क्रिएटर हैं जिनकी कला पर कोई शक नहीं कर सकता, जिन्होंने अनगिनत नए कलाकारों को ब्रेक दिया। लेकिन ठीक दूसरी तरफ उन पर भयंकर नेपोटिज्म, प्रीडेटरी कास्टिंग काउच और ईर्ष्या या गुस्से में आकर लोगों के करियर बर्बाद करने के बेहद गंभीर आरोप हैं। जैसा कि सोर्स ने दिखाया है, ये एक मशहूर सेलिब्रेटेड आर्टिस्ट और एक कथित मैनिपुलेटर के बीच का एक बेहद शार्प विभाजन है। तो अंत में सब कुछ जानने के बाद यह सवाल सोचने पर मजबूर कर देता है, क्या कभी किसी क्रिएटर की सिनेमाई प्रतिभा को उनके व्यक्तिगत विवादों की काली परछाइयों से पूरी तरह अलग किया जा सकता है? सोर्स मटेरियल ने जो ये परेशान करने वाली और जटिल विरासत पेश की है, उसने कला और कलाकार के बीच की रेखा को बहुत ही धुंधला कर दिया है। इस सवाल पर विचार जरूर होना चाहिए। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।